हे गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं एस सी वर्मा का चैप्टर नंबर 4 द फोर्सेस का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए। सबसे पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि आप देख सकते होंगे 4.1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबसे पहली लाइन हम देखते हैं। फोर्स इज द वर्ड विच वी हैव ऑल हर्ड अबाउट। फोर्स, हम सब ने कभी ना कभी सुना है कि फोर्स क्या होता है। फो व्हेन यू पुश और पुल सम ऑब्जेक्ट यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट। जब हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं या खींचते हैं किसी चीज़ को, तो हम एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस पर एक कोई ताकत अप्लाई करते हैं। इफ़ यू पुश अ बॉडी यू एक्सर्ट अ फोर्स अवे फ्रॉम योर सेल्फ, एंड व्हेन यू पुल यू एक्सर्ट अ फोर्स टुवर्ड योर सेल्फ। और जब आप पुश करते हैं तो आप अपने से दूर ले जाने के लिए पुश करते हैं, दूर दूर की तरफ फोर्स लगाते हैं। और जब आप पुल करते हैं, खींचते हैं कोई चीज़, तो अपने पास लाने के लिए कोई चीज़ को आप फोर्स लगा रहे होते हैं। When you hold a heavy block in your hand, you exert a large force। बहुत हैवी ब्लॉक या जिससे लगेज वगैरह होता है, आप कहीं जाते हैं घूमने तो आपको बहुत हैवी लगेज कैरी करना होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन उसके विपरीत when you hold a light block you exert a small force। लेकिन जब आप कोई हल्की चीज़ उठाते हैं, अपनी बुक उठाते हैं, तो आप बहुत कम फोर्स लगाते हैं और उतने से ही आपका काम हो जाता है, वो बुक उठ जाती है। चलिए, ये तो लेकिन था कि क्या हम लिविंग एनिमल्स भी इस तरह से फोर्स लगाते हैं कि आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे एनिमल्स को यूज़ किया जाता है, हॉर्सेस वगैरह को, कार्ट को खींचने के लिए। ठीक है, हल वगैरह चलाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, बुल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन सब के लिए जैसे एनिमल्स तो फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग फोर्स लगा सकते हैं, तो लिविंग ऑब्जेक्ट फोर्स लगा सकते हैं। तो क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगा सकते हैं? तो देखिए, इसका आंसर भी यस है। तो हम वो जानेंगे नेक्स्ट लाइन में। कैन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स, पूछा जा रहा है हमसे। तो हाँ, बिल्कुल दे कैन। इफ़ वी स्टैंड इन अ ग्रेट स्टॉर्म, अगर हम एक बहुत भयंकर तूफान में जाके खड़े हो जाएं, तो वी फील दैट द विंड इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन अस। तो हमें ये चीज़ फील होगी कि हवा जो है, जो इतनी तेज़ स्पीड से आ रही है, वहाँ पर फोर्स लगा रही है। एंड व्हेन वी सस्पेंड ए हैवी ब्लॉक फ्रॉम अ रोप, द रोप होल्ड्स द ब्लॉक जस्ट एज अ मैन होल्ड इन एयर। और जब हम एक किसी हैवी ब्लॉक को, एक भारी से किसी ब्लॉक को या किसी बॉक्स वगैरह को एक रोप से लटकाते हैं, तो रोप उसको ठीक उसी तरह से होल्ड कर रही होती है जैसे एक इंसान, एक आदमी उसको होल्ड करता है हवा में। ठीक है, उसको हम टाई कर देते हैं उससे, और उसको हम अगर मान लीजिए उसका अपर एंड कहीं पे हम उसको टाई कर दिया और लोअर एंड हमने लगेज से अटैच कर दिया या ब्लॉक से अटैच कर दिया, तो वो उसी तरह से सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। When we comb our dry hair and bring the comb close to small pieces of paper, the pieces jump to the comb। और जब हम अपने सूखे बालों पे, ध्यान दीजिएगा, सूखे बालों पे ही होता है ये चीज़, कि हम कॉम करते हैं, अपनी कंघी करते हैं, और उस कंघी को स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लाते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लाते हैं, तो पीसेस ऑफ पेपर जंप करके उस कॉम से चिपक जाते हैं। द कॉम्ब हैज़ अट्रैक्टेड द पेपर पीसेज। जो कॉम्ब है, उसने क्या किया, उसने अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया उन पेपर पीसेस को। तो देखिए, ये भी एक एग्जांपल है कि किस तरह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी एक्सर्ट कर सकते हैं फोर्स, और अब कोई चीज़ को पुल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं। द फोर्स हैज़ एक्सर्टेड ऑन, देखिए नेट भी ख़त्म हो गया सुबह सुबह, चलिए कोई बात नहीं। द कॉम्ब हैज़ एक्सर्टेड फोर्स ऑन द पीसेस, जो कॉम्ब है उसने क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स लगाया पीसेस के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द कॉम्ब इज डिप्ड इन वाटर, जब कॉम्ब को पानी के में डुबाया जाता है, कॉर्क होता है, आप जानते हैं कि वाइन बॉटल्स जो होती हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पोरस और होल से भरा हुआ एक कॉर्क होता है। ठीक है, उसका ढक्कन के रूप में इस्तेमाल होता है, और बहुत लाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। और उसे जब हम पानी के सरफेस में डिप करते हैं, तो वो छलांग मार के एकदम बहुत तेज़ स्पीड में वापस से ऊपर आ जाता है। इसलिए हम लोग कई बार यूज़ भी करते हैं
कि कॉर्क, इस फ्रेज को यूज़ करते हैं कि जंप अप लाइक अ कॉर्क, ठीक है, कॉर्क की तरह जंप अप कर लेना, पानी से बाहर निकल जाना। इफ़ वी वांट टू कीप इट इनसाइड वाटर, अगर हम उसे पानी के अंदर रखना चाहेंगे या चाहते हैं तो वी हैव टू पुश इट डाउनवर्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पुश करके अंदर की ओर ढकेलते रहना पड़ेगा और फोर्स कंटिन्यूस लगाना पड़ेगा। वी से दैट वाटर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द कॉर्क इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इसे हम क्या कहेंगे कि क्या किया, वाटर ने एक फोर्स एक्सर्ट किया कॉर्क के ऊपर की डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे एक और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वाटर जो है वो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स एक दूसरे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि कॉर्क है उसके ऊपर। तो ये तो चलिए बात हो गई कि कौन किस पे कैसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब एक थोड़ा सा देखिए ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पैराग्राफ है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं आगे। द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन। तो जो SI यूनिट है फोर्स को मेजर करने की वो क्या है, वो न्यूटन है। और अप्रॉक्सीमेटली आगे बढ़ते हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ द फोर्स नीडेड टू होल्ड अ बॉडी ऑफ मास 102 ग्राम नियर द अर्थ सरफेस। तो देखिए इसको भी डिफाइन कर दिया कि 1 न्यूटन की क्या डेफिनेशन है। तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन होती है अप्रॉक्सीमेटली, बहुत एक्यूरेटली नहीं, ये इतना फोर्स रिक्वायर, ये इतना फोर्स है जितना फोर्स हमें ज़रूरत पड़ेगी 102 ग्राम की बॉडी को अर्थ के क्लोज, अर्थ के सरफेस के पास होल्ड करके रखे रहने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास 102 ग्राम की कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको होल्ड कर रहे हैं अपने हैंड्स में पकड़ करके होल्ड कर रहे हैं, तो एक बात बहुत डेफिनेट है कि आप उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। चलिए, An accurate quantitative definition can be framed using Newton's laws of motion to be studied in next chapter। लेकिन ये तो चलिए हमारा फ्रेमवर्क था, शुरुआती चीज़ें थी। जो एक्यूरेट डेफिनेशन है, एक्यूरेट क्वांटिटी बेस्ड डेफिनेशन, देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटी बेस्ड डेफिनेशन होती है कि गुणों के ऊपर बात की जाती है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन होती है कि नंबर्स के बेसिस पे बात की जाती है। जैसे आपके ऊपर क्वालिटेटिव डेफिनेशन की, आपको स्विमिंग आती है, आप डांस करना जानते हैं, आप गिटार बजाना जानते हैं, और आपकी क्वालिटेटिव डिस्कशन कि आपके नंबर्स 90 आते हैं, 80 आते हैं, 70 आते हैं, ठीक है, 100 में से 100 आउट ऑफ 100। तो ये चीज़ हो गई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस, ठीक है। चलिए, जैसे और को स्पेशल समझना है कि स्विमिंग में आपको कितना आती स्विमिंग, तो वो आप कितनी अच्छी आती, हम बोल सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी आती है, आपको कम अच्छी आती है, आपको बिल्कुल नहीं आती स्विमिंग। 3 केसेस हो सकते हैं। लेकिन हम एकदम अब मेजर करने लगे, क्वांटिटी वाइज मेजर करने लगे कि आपके पानी में क्या स्पीड है, तो वो हो गई आपकी क्वांटिटेटिव। हम उस चीज़ को हमने क्वांटिटेटिवली देखने लगे उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टू बी स्टडीड इन नेक्स्ट चैप्टर। ये जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा, ये तो हमारा द फोर्सेस नाम का चैप्टर है। अगला जो है NLM, उसमें हम देखेंगे कि इसकी और अच्छी एक डेफिनेशन। फोर्स इज अ इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स क्या है, इंटरैक्शन है, एक इंटरैक्शन है बिटवीन दो ऑब्जेक्ट के बीच में। फोर्स इज एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ए ऑन अनदर ऑब्जेक्ट बी। और फोर्स जो है एक्सर्ट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट ए ऑन एन ऑब्जेक्ट बी, किसके ऊपर, बी के ऊपर, किसके द्वारा, ए के द्वारा। फॉर एनी फोर्स यू में आस्क 2 क्वेश्चन। और कोई भी फोर्स होगा, कैसा भी फोर्स हो, चाहे दुनिया का कोई भी आप फोर्स मेरे सामने ला के रख दीजिए, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि हु एक्सर्टेड दिस फोर्स। पहला क्वेश्चन कि इस फोर्स को किसने एक्सर्ट किया, और सेकंड क्वेश्चन ऑन विच ऑब्जेक्ट वाज दिस फोर्स एक्सर्टेड। जैसे मान लीजिए आपने किसी बुक को उठाया, तो हु एक्सर्टेड दिस फोर्स, तो आप उठा रहे हैं उस बुक को, और ऑन विच ऑब्जेक्ट दिस फोर्स एक्सर्टेड, बुक, ठीक है। उसी तरह से दस व्हेन अ ब्लॉक, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। दस व्हेन अ बुक इज केप्ट ऑन ए टेबल दैट टेब, और एक और एग्जाम्पल दे रहा है हमको SC वर्मा सर एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब एक ब्लॉक जो है एक टेबल पे कीप किया जाता है, उसको रखा जाता है उस पर, तो टेबल जो है एक्सर्ट करती है फोर्स ऑन द ब्लॉक टू होल्ड इट। और टेबल क्या करती है, कौन यहाँ पे किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और कौन एक्सर्ट कर रहा है, टेबल एक्सर्ट कर रही है। तो आप भी यही समझ रहे होंगे, मैं भी यही समझ रहा हूँ, अब बुक भी हमको यही समझाना चाह रही है, लेकिन ये सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है। सही क्या है अभी हम देखेंगे, थोड़ी देर आप वेट कर लीजिए और अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इफ मोर देन वन फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल वी कैन फाइंड दैट द रिजल्टेंट फोर्स यूजिंग द
द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वाला, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो फोर्स को क्या बोला गया है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर स्केलर हम देख चुके हैं पहले के चैप्टर्स में। एंड इफ मोर देन वन फोर्सेस एक्ट ऑन ए पार्टिकल, अगर एक ही पार्टिकल पे एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हों तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे। Note that in all the examples quoted above, if a body A exert a force on body B, the body B also exert force on A। अब देखिए यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। चलिए मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ आपको ये लाइन समझाने के लिए, ठीक है। पहले मैं अंडरलाइन कर लूँ जिससे, क्योंकि आपको समझ में आए कि लाइन इंपॉर्टेंट है। कि देखिए ऊपर के सारे एग्जांपल्स में मैंने आपको अभी समझाया था, देखिए कुछ देर पहले, कि हु एक्सर्टेड दिस फोर्स एंड ऑन विच ऑब्जेक्ट वाज दिस फोर्स एक्सर्टेड। क्या हम यही फोर्स, क्या हम क्वेश्चन जब ये पूछेंगे, आपने कोई बुक उठाई तो क्या वन वे ही कम्युनिकेशन हो रहा है, वन वे ही चीज़ें हो रही हैं? नहीं आप जब बुक को उठा रहे हैं तो आप तो बुक पे फोर्स भी लगा रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि बुक भी फोर्स लगा रही है आपके हैंड्स को नीचे खींचने के लिए। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, हु एक्सर्टेड दिस फोर्स में हम कह सकते हैं बुक, एंड ऑन विच ऑब्जेक्ट वॉज दिस फोर्स एक्सर्टेड, बताइए किस पे लगाया गया, आपके ऊपर। तो देखिए दोनों तरह से होता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब, ठीक है। कलर मैं वापस से रेड कर ले रहा हूँ और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए इसी स्टेटमेंट पे सब कुछ निकल के आ रहा है। तो दस द टेबल exert a force on the block to hold it and block exert a force on the table to press it down। तो देखिए दोनों साइड से हो रहा है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों ही फोर्स लगाने वाले भी हैं और दोनों ही फोर्स जिन पे लग रहा है वो भी है, ठीक है। दोनों काम कर रहे हैं। व्हेन हैवी ब्लॉक इज सस्पेंडेड बाय अ रोप, देखिए सेकंड एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर की जा रही है कि जब एक हैवी ब्लॉक जो है उसको रोप से सस्पेंड किया जाता है तो रोप क्या करती है। चलिए इतना हो गया ना हमारा, नेक्स्ट हम चलते हैं। रोप एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ब्लॉक टू होल्ड इट, रोप फोर्स लगा रही है ब्लॉक पे उसको होल्ड करने के लिए, एंड द ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द रोप टू मेक इट टाइट एंड स्ट्रेच। तो दोनों काम हो रहे हैं, ब्लॉक भी खींच रहा है रोप को और रोप भी खींच रही है ब्लॉक को। इन फैक्ट दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। और ये बस कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के जिसको ऐसे स्टेट किया जा रहा है, जिसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसके कुछ एग्जांपल्स भरेंगे। चलिए देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ वैसे तो एनएलएम का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे बस ये समझ लीजिए घुसा दिया गया किसी तरह से। तो चलिए हमको पढ़ना तो है ही, तो चलिए यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, एक फ्रेमवर्क बन जाएगा तो आगे पढ़ेंगे, फिर हमको हेल्प मिलेगी इससे। चलिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को मैं फिर ब्लू से कर लूँगा। चलिए फॉर्मल डेफिनेशन के लिए मैं इसका डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ। इफ़ अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स F on another body B, then B exert a force negative F on A, यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा लीजिएगा चाहे आप लोग, ठीक है, along the line joining the bodies। चलिए तो एक बॉडी A अगर फोर्स F वेक्टर एक दूसरी बॉडी B पर एक्सर्ट कर रही है तो B एक्सर्ट कर रही है नेगेटिव F फोर्स, and the two bodies acting along the line joining the bodies, and the two forces acting along the line joining the bodies, दोनों forces किस तरह एक्ट कर रहे हैं, line joining the bodies के अकॉर्डिंग ही एक्ट कर रहे हैं। the two forces F and negative F vector connected by Newton's third law are called action reaction pair, any one may be called action and the other can be called reaction। देखिए जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, बस ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है ऐसे, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूँ ये चीज़ें। चलिए अगर ये लगा रहा है इस पे F करके फोर्स, तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये लगा रहा है F फोर्स, तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये इसके ऊपर लगा रहा होगा, सेकेंड वाले के ऊपर लगा रहा होगा कितना फोर्स, नेगेटिव F का फोर्स। और यहाँ पे आप वेक्टर साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। वेक्टर साइन मैंने नहीं लगाया क्योंकि बहुत कम जगह मेरे पास रह रही थी। खैर ये तो आप समझ गए होंगे, स्टेटमेंट भी बहुत क्लियर है इनका, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए एक बार आपको ये चीज़ें बता दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वी शैल डिस्कस दिस लॉ इन ग्रेटर डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो वैसे भी ये लॉ हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आने ही वाला है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेज दैट कैन बी ग्रुप्ड, द वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन नेचर कैन बी ग्रुप्ड इन 4 कैटेगरीज। अब देखिए असली जो मेन टॉपिक है हमारा उस पर आ गए हैं,
एससी वर्मा सर। और क्या बोल रहे हैं हम कि जो बहुत सारे फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ग्रेविटेशनल, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड न्यूक्लियर और फोर्थ वीक। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके सारे फोर्सेस को देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं 4.2 टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स। एनी टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, व्हेन m1 and m2 आर द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये भी देखिए इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी दो बॉडीज जो होंगी एग्जिस्ट करती होंगी यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बाय द वर्च्यू ऑफ द मासेस। क्यों करती हैं इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे, आप कंफ्यूज मत होइए। और ये आगे पूरा आप चैप्टर ही आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स नाम के उसको नाम से, और उसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं इसको फिर प्रॉपर से कर देता हूँ। The force of attraction between two point charge masses is F is equal to m1 m2, and the mass are the masses of the particle and r is the distance between them. G is the universal constant having the value इतना। तो ये तो हम लोग पहले क्लास में भी पढ़ा होता है, तो इसमें कोई एक्सप्लेन करने जैसी चीज़ नहीं है। आप इसको समझ ही गए होंगे कि दो अगर पॉइंट मासेस, और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात है, पॉइंट मासेस। हम एक्सटेंडेड बॉडीज़ या बड़ी बड़ी बॉडीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट मासेस की बात कर रहे हैं, या ऐसी दो बॉडीज़ जिनकी डिस्टेंस जो है उनके रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे पॉइंट मासेस के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सन, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके रेडियस से कहीं ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो उनको हम पॉइंट मासेस ट्रीट करके आगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये देखिए जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन एक्सटेंडेड बॉडी, जो मैंने अभी बात कर रहा था, एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई बड़ी बॉडी, यानी कि जैसे पॉइंट मास ना हो वो, ठीक है, तो उसके लिए उसे हम एक्सटेंडेड, जो भी चीज़ें पॉइंट मास नहीं होगी उन्हें हम एक्सटेंडेड बॉडी कहेंगे। बाय अनदर सच बॉडी वी हैव टू राइट द फोर्सेज ऑन ईच पार्टिकल। और दो एक्सटेंडेड बॉडीज बाय अनदर सच बॉडी का मतलब होगा कि कोई दो सेम एक्सटेंडेड बॉडीज़ के बीच में अगर इंटरैक्शन हमको देखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट द फोर्सेज ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द फर्स्ट बॉडी बाय ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सेकेंड बॉडी। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हर एक पार्टिकल, हर छोटा पार्टिकल जो फर्स्ट बॉडी का होगा वो कितना फोर्स लगाएगा हर एक पार्टिकल पे जो सेकेंड बॉडी पे है। ठीक है, एंड देन वी हैव टू सम अप वेक्टोरियली ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन फर्स्ट बॉडी। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, और वेक्टर, वो भी कौन सा वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा सारे फोर्सेस का जो एक्ट हो रहे हैं किसके ऊपर, फर्स्ट बॉडी पे। ठीक है, क्यों ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉडी, हम जिसके ऊपर भी वो निकाल रहे होते हैं उसके ऊपर किसी एक के ऊपर हमको अल्टीमेटली वेक्टोरियली ऑल सारे फोर्सेस का सम करके देखना पड़ेगा, उससे हमें नेट फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। चलिए हम इसे एग्जांपल की मदद से समझेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल सपोज ईच बॉडी कंटेन्स जस्ट 3 पार्टिकल्स एंड लेट Fij डिनोट द फोर्स ऑन ith पार्टिकल ऑफ द फर्स्ट बॉडी ड्यू टू jth पार्टिकल ऑफ द सेकेंड बॉडी। टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी वी हैव टू ऐड द फॉलोइंग 9 फोर्सेस। तो देखिए हमने फोर्स के पेयर बना लिए, आई उसको बोल दिया कि जो सारे पार्टिकल्स जो कुछ भी, मतलब हम 3 पार्टिकल्स तीनों में मान रहे हैं। मैं आपको चलिए फोर्स के नहीं डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। डायग्राम देखिए आप, ठीक है, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, और ये बॉडी 1, ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये बॉडी 2। अब देखिए हमको क्या करना है, इस पर फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये फोर्स और ये फोर्स सबसे पहले। ठीक है, इन तीनों को देखेंगे और इन तीनों का वेक्टर्स हम निकाल लेंगे। मान लीजिए कुछ भी किसी भी एक डायरेक्शन में आ गया, मैं भी यहाँ पे रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, मैं एरो वैसे अच्छा ही बना सकता हूँ, आप लोग चाहें तो। चलिए एरो अच्छा सा बनाते हैं एक, ये देखिए अगर इस डायरेक्शन में आता है, कलर कर लेते हैं ब्लैक, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में इसका नेट आता है। इसके बाद देखते हैं हम
इस पार्टिकल के कारण, इस पार्टिकल पे जो इसके इस पार्टिकल के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है, इस पार्टिकल पे जो इस पार्टिकल के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है, और इस पार्टिकल पे जो इस पार्टिकल के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है, इन सब का रिजल्टेंट देखते हैं। मान लीजिए आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। और तीसरा जो पार्टिकल है हमारा थर्ड पार्टिकल, ठीक है, उसको हम देखते हैं उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल के द्वारा और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल के द्वारा। तो मान लीजिए उसका नेट सम आता है इस डायरेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये फोर्स और ये फोर्स, इन तीनों का नेट निकालेंगे। मान लीजिए वो कहीं कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये जो होगा फाइनली जो हमारा एरो बना, ये हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। और वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी बोला है इसने, क्या बोला है, चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। वी विल हैव टू ऐड 9 फोर्सेस। हम एक एक करके भी ऐड कर सकते थे, मैंने तो आपको केवल एक मेथड बताया कि इन तीनों को, फिर इन तीनों को, फिर इन तीनों को, फिर इन तीनों का नेट। हम सब कुछ एक साथ भी देख सकते हैं वेक्टर से सम करके। तो वी हैव टू ऐड फॉलोइंग 9 फोर्सेस। कौन कौन से, ये सारे फोर्सेस देखिए, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33, ये सारे फोर्सेस का सम करके हमको देखना पड़ेगा, वेक्टर सम करके, कि अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। तब हमें अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे ये बॉडी इस तरफ फोर्स लग रहा है इस पर, और ये इस तरफ बॉडी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलिए सेट कर लूँ मैं। फॉर लार्ज बॉडीज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी हैव टू ऐड क्वाइट अ नंबर ऑफ फोर्सेस। जो बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडीज़ होती हैं, अभी तो हमने माना 3 का पेयर माना, कि 3 का पेयर नहीं, हमने तीन पार्टिकल्स माने हमने हर एक बॉडी में। लेकिन जब जो लार्ज बॉडीज उसमें, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नंबर में हमको फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा। If bodies are assumed continuous, a good approximation in our course, one has to go through the integration process for a infinite summation involved. और हमें अगर किसी ऐसी बॉडीज़ को निकालना होगा जो कंटिन्यूअस हैं, जो मैंने आपको बताया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इन्फिनिट समेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कितने पार्टिकल्स होंगे। क्योंकि अगर आप अपनी एक छोटी सी क्रिकेट बॉल भी उठाएं, तो हम ये जान ही नहीं सकते कि कितने पार्टिकल मास होंगे, कितने पॉइंट मासेस होंगे। दे आर इनफाइनाइट पॉइंट मासेस इन इट। तो हम क्या करेंगे, उसमें इंटीग्रेशन की मदद लेंगे, जो कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में कवर हुआ था चीज़, ठीक है। हाउएवर द इंटीग्रेशन यील्ड्स a particularly simple result for a special case which is of great practical importance and we quote it below. The proof of this result will be given in later chapter. लेकिन ये सब के बाद भी चलिए बहुत टफ है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नहीं, कोई टफ नहीं है अभी के लिए। फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो है, हम एक चीज़ देखेंगे, इंटीग्रेशन यील्ड पार्टिकुलरली सिंपल रिजल्ट फॉर स्पेशल केस। एक स्पेशल केस के लिए बहुत सिंपल रिजल्ट देता है इंटीग्रेशन, विच इज़ ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, जिसके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बाकी तो चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अगर लाइफ में देखा जाए, फॉर एग्जांपल हम बॉल देखते हैं, सन देखते हैं, ठीक है, वो बता दिया मैंने आपको, लेकिन आप हिंट मैंने आपको दे दी, लेकिन अभी हम देख भी लेंगे उस चीज़ को। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। और वो उसको हम इस तरह से बताते हैं, वी कोटेड बिलो, द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट विल बी गिवन इन लेटर चैप्टर। और इसका जो प्रूफ है, इसका जो एक्चुअली किस तरह से डेराइव हुआ, क्या है, सब कुछ हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। और आप जानते हैं कि आगे भी एक ग्रेविटेशनल नाम का चैप्टर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by a spherically symmetric body of mass m1 on another such body of mass m2 kept outside the first body is gm1 m2 by r square, where r is the distance between the center of the two bodies. Thus the calculation for gravitational force between the two spherically symmetric bodies, they can be treated as point masses placed in the center. तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो इन द सेंस हम आपको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, ठीक है। हम आप बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी, एक मास m1 ऑन एनदर सच बॉडी, उसी के जैसी एक और बॉडी जिसका मास m2 है, और केप्ट आउटसाइड द फर्स्ट बॉडी, दूसरे बॉडी के अंदर ना रखी हो, बाहर रखी हो, कितना है, gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर, ये कैसे फॉर्मूला आया, कहाँ से आया, ये सब हम ग्रेविटेशनल फोर्स वाले चैप्टर में देखेंगे। वेयर आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, जिसमें से आर क्या है, ये आर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे,
ये आर जो है क्या है, सेंटर ऑफ दोनों बॉडीज़ के सेंटर, दोनों स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज़ के सेंटर की बीच की डिस्टेंस है। दस फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज़ दे कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मासेस प्लेस्ड एट द सेंटर्स। तो इस दो स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज़ का के बीच में कैलकुलेशन करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की हम क्या कर सकते हैं, उनको एज अ पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं। और वो पॉइंट मास कहाँ पे रखा हुआ है, उनके सेंटर पे रखा हुआ है। और बाद में हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये ऐसा ही होता है, ठीक है। इसी तरह से डिराइव भी किया जाता है इसको, इंटीग्रेशन से हम इसको बाद में अभी डिराइव भी करेंगे। चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल बॉडीज बाय द अर्थ। अब देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ आई है हमारे पास कि अर्थ जो है एक स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी है, उसके ऊपर हम लोग रहते हैं। हम लोग जो है इस अर्थ से इसलिए चिपके हुए हैं, हम नीचे की तरफ इस तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि ग्रेविटी काम करती है। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल बॉडीज बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स छोटी छोटी बॉडीज़ पे एग्जर्ट होता है। हम लोग जैसे अर्थ के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल बॉडी कहे जाएंगे, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से हम लोग पे काम करता है या और ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा होता है, अर्थ के द्वारा जो होता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। कंसीडर द अर्थ टू बी अ होमोजीनियस स्फीयर ऑफ रेडियस r and mass m. The value of r and m are roughly 6400 km and 6 × 10 to the power 24 kg respectively। तो ये आप r और m की वैल्यू देख सकते हैं। और एज्यूमिंग दैट द अर्थ इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये एज्यूम करते हुए कि अर्थ है नहीं, लेकिन हम एज्यूम करेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर से नीचे से दबी हुई है, उसके रोटेशन के कारण ऐसी हो गई है, लेकिन खैर वो तो ज्योग्राफी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि अर्थ क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। द फोर्स इज इट एक्सर्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m kept near its surface by the previous result F is equal to gmm by r square. The direction of this force is toward the center of the earth, which is called the vertically downward direction। तो जो फोर्स एक्सर्ट करती है एक पार्टिकल पे जो कि मास m का है और अपने उसके एकदम पास में रखा हुआ है, अपने अर्थ के एकदम पास में रखा हुआ है सरफेस के, ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस रिजल्ट जो हमने देखा था, ठीक है, पुराना हमने अभी डेराइव किया था, डेराइव तो नहीं किया था, डेराइव हम बाद में करेंगे, लेकिन हमने रिजल्ट ज़रूर देखा था। Gm1m2/r², ये हमारा होता था फोर्स का फॉर्मूला। तो और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हुए। देखिए हमारा या किसी बॉडी का सेंटर तो बहुत छोटा या उसका नेग्लिजिबल हो जाएगा अर्थ के सेंटर के मुकाबले। तो सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें सेंटर, देखिए फोर्स वैसे ऐड करेगा उन्हीं दोनों सेंटर के बीच में, लेकिन अल्टीमेटली हमें फोर्स कहाँ महसूस होगा, डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसे ही हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। चलिए, the same formula is valid to a good approximation even if we have a body of some other shape instead of a particle। और यही सेम फार्मूला वैलिड होता है एक टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन, एक अच्छे अप्रोक्सीमेशन के बाद, इवन इफ़ अ बॉडी इज़ ऑफ सम अदर शेप इंस्टेड ऑफ अ पार्टिकल। और जैसे कि हम लोग के ऊपर, हम लोग कोई गोल सर्किल नहीं है या पार्टिकल नहीं है, लेकिन अर्थ के मुकाबले हम इतने छोटे हैं कि हम उसे पार्टिकल की जैसे ट्रीट कर लेते हैं। इसलिए एक अच्छे अप्रोक्सीमेशन के बाद हम इस फॉर्मूले को किसी भी शेप की बॉडी के साथ यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ए पार्टिकल, प्रोवाइडेड द बॉडी इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बॉडी है, जो जिस चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, वो चीज़ बहुत छोटी है साइज़ में इन कंपैरिजन टू अर्थ। अब देखिए द क्वांटिटी Gm/r² इज द कांस्टेंट। अब ये जो है Gm/r², देखिए इस फॉर्मूले में Gm/r² तो कांस्टेंट रहेगा, इसकी कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, हमेशा m। हम अपना मास निकालेंगे, अपने भाई का मास निकालेंगे, अपने फादर का मास निकालेंगे, ठीक है, अपनी पेन का मास निकाल के उसके ऊपर ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बाद में करेंगे भी। अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे,
इज़ अ कांस्टेंट एंड हैज़ द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। और ये देखिए ये कांस्टेंट है और इसकी डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन की। आप जानते हैं फोर्स होता है मास क्रॉस एक्सेलरेशन। तो मास हमें अपने मास से इनटू करते हैं तो हमें फोर्स मिल जाता है। तो फोर्स हम कैलकुलेट करने के लिए ये वाली जो क्वांटिटी है हमारी कांस्टेंट रहती है। इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे ही कहा गया है, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग स्मॉल जी से जो डिनोट करते हैं, देखिए आगे भी लिखा हुआ है, इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। बल्कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको पर्पल से कर दूं। इट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिनोटेड बाय द लेटर जी, क्वांटिटी मच डिफरेंट फ्रॉम जी। ठीक है, इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड। फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन वी शैल ऑफन यूज जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी शैल फाइंड इन नेक्स्ट चैप्टर दैट लाल, और उसके बाद लाल मैंने किया था कलर, ठीक है। वी शैल, हाँ लाल कर लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको। वी शैल फाइंड इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल बॉडीज फॉलिंग टुवार्ड्स अर्थ। ठीक है, हम अगले चैप्टर में ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये चीज़ फाइंड करेंगे कि जो कोई भी चीज़ें अर्थ की तरफ गिर रही है, रिमेनिंग ऑल टाइम क्लोज टू द अर्थ सरफेस, और अर्थ से बहुत पास है, ऐसा नहीं कि स्पेस से गिर रही हो अर्थ पे, अर्थ के पास ही में, अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर से गिर रही है, तो हैव दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, उनकी यही पर्टिकुलर वैल्यू होती है एक्सेलरेट होने की। एक्सेलरेट होना आप समझ चुके हैं, काइनेमेटिक्स हम पढ़ चुके हैं। एंड हेंस द नेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसीलिए नाम दिया गया है ये कि नेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम से इसको बताया गया है। दस द फोर्स एक्सर्टेड, इसीलिए जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम, जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो अर्थ एक छोटी बॉडी जिसका मास एम है, केप्ट, केप्ट के लास्ट वर्ड था केप्ट, अब हम ऊपर चल रहे हैं, केप्ट नियर द अर्थ सरफेसेस एम इंटू जी, और जी हम उस पूरे जी एम बाय आर स्क्वायर को बोल रहे हैं। ठीक है, in the vertically downward direction. The gravitational constant g is so small that the gravitational force become appreciable only if at least one of the two bodies have a large mass. और gravitational constant g की वैल्यू आपने अभी देखी 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 है कि 23 है, मैं चेक कर लेता हूँ। 24 kg नहीं, 24 kg तो ये तो वो है अर्थ का मास है। तो जी की वैल्यू आप देख सकते हैं 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, यहाँ पे देखिए ये जी की वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, ये आपको समय के साथ याद होती चली जाएगी। इस सो स्मॉल, अब देखिए हमको क्या बता रहा है, पहले हम उस पर फोकस करते हैं कि हमको क्या बता रहा है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज सो स्मॉल, ये इतना छोटा है दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम अप्रिशिएबल ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू बॉडीज हैव अ लार्जर मास। ये इतनी छोटी वैल्यू है कि जब तक किसी एक बॉडी का बहुत ज़्यादा मास ना होगा, ताकि इसको काउंटरैक्ट ना कर पाए, इसको कैंसिल ना कर पाए, तब तक की जो है बहुत छोटी वैल्यू देगा, फोर्स की कोई नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी। और इसका आइडिया लेने के लिए कि कितनी छोटी वैल्यू आएगी अगर एक बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स ना हो, तो हम इसको क्या करते हैं, चलिए हम कैलकुलेट करेंगे 10 ग्राम की दो बॉडीज़ का के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आधा मीटर की दूरी पे रखी हुई है। ठीक है, टू हैव एन आइडिया ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज इन द प्रैक्टिकल लाइफ कंसिडर टू स्मॉल बॉडीज ऑफ मास 10 kg ईच सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, देखिए कितना होगा, 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन, कितना कम है। और ये कितनी फोर्स कितना है, 3 माइक्रोग्राम, 3 ग्राम नहीं, 3 माइक्रोग्राम के एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करने जितना फोर्स के बराबर होता है फोर्स। तो आप देख सकते हैं ये नेग्लिजिबल फोर्स है अगर हम डे टू डे लाइफ स्टाइल में देखें, यानी कि आप अपने फ्रेंड से जाके चिपक नहीं जाएंगे केवल इसलिए क्योंकि आपके पास भी मास है, उसके पास भी मास है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत कम वो है, लेकिन आप अर्थ से हमेशा चिपके रहेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन मैनी ऑफ द सिचुएशन वी एनकाउंटर इट इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन दैट, इन मैनी बहुत सारी सिचुएशन जिनमें हम देखते हैं अपने आसपास में, वी एनकाउंटर इट इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन टू नेग्लेक्ट ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेज अदर देन दैट एक्सर्टेड बाय फोर्स। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन लिया जाता है, हम ज़्यादातर ग्रेविटेशनल फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं एक्सेप्ट दोज विच आर एक्सर्टेड बाय अर्थ, वो उनको छोड़ करके जो अर्थ के थ्रू, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अपने आपके दोस्त या आप या और आपका पेन एक दूसरे से आपके चिपक नहीं जाएंगे क्योंकि उनके बीच बहुत ही कम फोर्स है।
चलिए आज के हमारे वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमारे वीडियो की लेंथ ज़्यादा भी हो रही थी। और ये आगे के जो टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स, ये सारे हम पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चलिए।